गुड इवनिंग एवरीवन। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका क्या नाम है आपका, पैडिग्री एनालिसिस। ठीक है कि पैडिग्री एनालिसिस क्या होता है। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली हमें डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स के बारे में हम स्टडी करते हैं। कुछ ऑटोजोमल होते हैं, कुछ आपके एक्स लिंक्ड होते हैं, कुछ रिसेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, तो थ्योरी तो चलो बेसिक्स ही होती है, बट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ कंसेप्ट उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आपको क्वेश्चंस के बारे में पता लगेगा। ठीक है, थ्योरी तो चलो बेस बताने के लिए देखी, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेड्स किस टाइप ऑफ बिहेवियर दिखाते हैं। आपके एग्जाम में क्या होता है कि पैडिग्री आएगी और आपको जज करना पड़ेगा कि ये पैडिग्री कौन से टाइप ऑफ ट्रेड को दिखा रही है। ठीक है, फिर इसमें थोड़ा बहुत प्रोबेबिलिटी का भी कंसेप्ट लगता है। ठीक है, तो मल्टीपल टाइप ऑफ कंसेप्ट जो है वो इसके अंदर लग सकते हैं। ठीक है, बट पहले आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज होगी फिर उसके बाद ही हम एडवांस लेवल पे जा पाएंगे। ठीक है, सो जब भी हम पैडिग्री एनालिसिस की बात करते हैं, एक तो हम उसमें कुछ सिंबल्स यूज करते हैं। ठीक है, पैडिग्री के अंदर वी हैव सम कन्वेंशंस, जो आपको कुछ ना कुछ सिंबल जो है वो पैडिग्री के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम उन सिंबल्स की बात करते हैं और फिर हम ट्रेड्स की बात करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि फीमेल को हम सर्कल में दिखाते हैं, मेल को ऐसे स्क्वायर में, अगर सेक्स अनस्पेसिफाइड है तो इसको इस फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, अगर अफेक्टेड है तो आप उसको जैसे फिल कर देते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कलर में दिखा रखा, ब्लैक से फिल कर दिया, जो भी हो गया, तो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, ये क्या शो कर रखा है, पेरेंट अनरिलेटेड। ठीक है, पेरेंट्स क्या शो कर रखे हैं, अनरिलेटेड। ये क्या होता है, कॉन्सैनिजिनस। कॉन्सैनिजिनस पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, मे बी कोई ना कोई रिलेशन है, तो रिलेटेड वालों को हम कैसे शो करते हैं, बीच में हम दो बार शो करेंगे। ठीक है, ये होता है ऑफस्प्रिंग। जैसे उनके मान लो 4 चिल्ड्रन है, जैसे पहले मेल हुआ, फिर फीमेल, फिर फीमेल, फिर मेल, ये बर्थ ऑर्डर में होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, फिर हम एक बात करते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस की। फ्रेटर्नल कैसे होते हैं, डाइजाइगोटिक। डाइजाइगोटिक का मतलब क्या है कि इसके अंदर जैसे दो जाइगोट बनेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली मतलब 2 एग सेल होंगे, और दोनों मतलब अलग अलग हैं, और उनके साथ स्पर्म क्या करेगा आपका, मतलब स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, अब देखो फीमेल में तो हमें पता है एक्स ही बनता है, क्योंकि फीमेल में जो भी गैमेट होगा उसमें एक्स ही क्रोमोसोम होता है। अब ये डिपेंड करता है कि ये दोनों में गैमेट जो आ रहे हैं कैरिंग एक्स, आर कैरिंग आई, एंड वन में बी कैरिंग एक्स क्रोमोसोम, अदर में बी कैरिंग वाई। ठीक है, तो इसमें तो सारी पॉसिबिलिटी बन सकती हैं, दोनों मेल भी हो सकते हैं, दोनों फीमेल भी हो सकती हैं, और एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है। लेकिन जो मोनोजाइगोटिक होता है उसमें एक ही जाइगोट बनता है। ठीक है, एक ही जाइगोट बना। ठीक है, अब वो जो जाइगोट बना उसके बाद वो दो में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं मोनोजाइगोटिक। एक ही जाइगोट से दो बने हैं। अब तो जो जैसा जाइगोट होगा, अगर जाइगोट मान लो एक्स एक्स है तो आगे दोनों फीमेल होंगी, अगर जाइगोट एक्स वाई है तो आगे दोनों मेल होंगे। तो इसमें इसमें ऐसा नहीं होगा कि एक मेल हो रहा है एक फीमेल हो रहा है। इस केस में जो दोनों हैं, उन जो भी दोनों चिल्ड्रन होंगे उनका जो सेक्स है वो सेम होगा, या तो दोनों मेल होंगे या दोनों फीमेल। ठीक है, ये क्या शो कर रखा आपका, मल्टीपल इंडिविजुअल्स। जैसे आपने अगर एक साथ ही लिख देना, जैसे आपने लिख दिया कि 4 मेल 4 फीमेल। ठीक है, प्रोब एंड मतलब क्या होता है कि मतलब जिसको मान लो कोई डिजीज हुई है, क्योंकि आप कैटेगरी को एनालाइज कर रहे हो, क्योंकि चलो एनालाइज तो हम अलग अलग चीजों की लिए कर सकते हैं, बट मान लो आप किसी डिजीज को स्टडी कर रहे हो, तो आप जनरेशन वाइज देख रहे हो कि किसके अंदर वो डिजीज आई है, तो प्रोब एंड वो होता है जो कि इस केस में मेल है। ठीक है, ये सिंबल होता है कि जैसे मान लो कोई डिजीज के कारण या जो भी ट्रेट के कारण जो उस इंडिविजुअल की डेथ होगी। ठीक है, जैसे इस केस में फीमेल दिखा रखी है। ठीक है, डिकीज इंडिविजुअल। ठीक है, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस हम कैसे लिखते हैं, आपने जैसे सर्कल या स्क्वायर बनाया और बीच में डॉट। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर क्वेश्चन के अंदर ये भी बताया कि वो हेट्रोजाइगस है। ठीक है, इट इज नॉट लाइक, तो वो आपको अपने आप भी जज करना पड़ सकता है। यू हैव टू जज इट बाय योर सेल्फ कि वो आपका क्या है। ठीक है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, खुद ही जज करना पड़ेगा। ठीक है, समटाइम्स इट मे बी गिवन, मतलब ऐसा दे रखा है तो ठीक है, बट ऐसा नहीं दे रखा है तो ये नहीं है कि मतलब आप यू आर नॉट श्योर। तो मैक्स केसेस में आपको ऐसा नहीं दिया होगा, तो आपको खुद ही जज करना पड़ेगा ऑन द बेसिस ऑफ पेडिग्री की वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। ठीक है, और 1 2 3 क्या होती है आपकी
सक्सेसिव जनरेशंस। क्या होते हैं? सक्सेसिव जनरेशंस। ठीक है, अब हम किसी भी ट्रेट की अगर बात करें, ठीक है, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो ट्रेट रिसेसिव होगा या डोमिनेंट होते हैं। ठीक है, इसमें भी चलो टाइप्स होती हैं, या तो ऑटोसोमल होते हैं या एक्स लिंक। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट होता है, और एक्स लिंक में भी एक्स लिंक रिसेसिव एंड क्या होता है आपका? डोमिनेंट। ऑटोसोमल में भी ऑटोसोमल रिसेसिव एंड डोमिनेंट होता है, एक्स लिंक के अंदर भी एक्स लिंक रिसेसिव और डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे आपको अलग अलग ट्रेट दिखा रखे हैं, ठीक है, जैसे ये सारे रिसेसिव ट्रेट हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें से अगर आप देखो, जैसे मान लो एल्बिनिज्म है, ये ऑटोसोमल होता है। एल्कैप्टोन्यूरिया, ठीक है, ये भी ऑटोसोमल होता है। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स लिंक्ड होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे, क्योंकि ऑटोसोमल और एक्स लिंक जो पैटर्न होती है वो दोनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ठीक है, हीमोफीलिया एक्स लिंक रिसेसिव होता है। ठीक है, ये चलो आपको होमवर्क भी है। आप इसमें जितने भी डिसऑर्डर लिखे हुए हैं, चलो रिसेसिव डोमिनेंट तो उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दी ये ऑटोसोमल है। ठीक है, ये भी आपका ऑटोसोमल है, और थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए कि क्या होता है। जैसे ये एक्स लिंक्ड है, ये आपका ऑटोसोमल है। ये डिशीन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड है, हीमोफीलिया एक्स लिंक्ड है। तो ऐसे आप कुछ ट्रेड्स के बारे में देखना। ठीक है, ऐसे डोमिनेंट बता रखे हैं, एकोन्ड्रोप्लेजिया, ब्रैकिडेक्टाइली, कॉन्जेनिटल स्टेशनरी नाइट ब्लाइंडनेस, एहलर डैनलो सिंड्रोम, हाइपोट्राइकोसिस, हंटिंगटन डिजीज, हाइपरकोलेस्ट्रोलिमिया, मार्फन सिंड्रोम, माइटोनिक डिस्ट्रॉफी, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, फिनाइल थायोकार्बोमाइड टेस्टिंग, और पोरफायरिया। ये सब क्या शो करके आपके? डोमिनेंट। ठीक है, मतलब ये तो देखो एक एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है ना कि आप को ट्रेड्स दिए हुए हैं, आप बताओ इसमें से क्या है। ठीक है, ये तो चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो तो आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, बट नेट लेवल पे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछते वो डायरेक्ट कि ये डिसऑर्डर जो है ये कैसा है। वो थोड़ा सा पैडिग्री वगैरह देते हैं और प्रोबेबिलिटी वगैरह से ज्यादा लिंक करते हैं। ठीक है, बट स्टिल हमें बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हम ट्रेड्स की बात कर रहे हैं, रिसेसिव क्या होता है, डोमिनेंट क्या होते हैं। ठीक है, और अभी हमारा जो मेन मोटिव रहेगा, अभी हमने पहले यही स्टडी करना है, जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव या ऑटोसोमल डोमिनेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक्स लिंक रिसेसिव और एक्स लिंक डोमिनेंट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, सबसे पहले हम किसका एग्जांपल लेते हैं? ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, जैसे इसमें क्लासिकल एग्जांपल हम ले सकते हैं किसका? जैसे चलो हम सिकल सेल एनीमिया को लेके चलते हैं। किसको लेके चलते हैं? सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया भी किसका एग्जांपल है आपका? ऑटोसोमल रिसेसिव का। क्या देखो ये आपको, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना थोड़ा सा इजी भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार थोड़े टिपिकल भी आते हैं, तो पहले आपको थ्योरी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कईयों को अगर इस चीज की नहीं अंडरस्टैंडिंग है तो उनके लिए तो इजी क्वेश्चन भी टफ है। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं। इन टर्म्स को हम बाद में पढ़ते हैं, पहले मैं आपको जैसे एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। जैसे आपने सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा, क्या होता है सिकल सेल एनीमिया के अंदर? क्या वो होता है सिकल सेल एनीमिया में? हम्म आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है। किस वजह से चेंज होती है? जो हम कहते हैं हीमोग्लोबिन में जो बीटा चेन है, उसकी 6 पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आ जाता है। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या आ जाता है? वैलिन। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या होता है ना, आपने जैसे आपने एलील दिखाने हैं, जैसे एक मैंने यहाँ पे शो किया HBA, क्योंकि ऑब्वियस आपको शो करना पड़ेगा कि जो एलील म्यूटेटेड है। ठीक है, जैसे एक मैंने एलील लिखी HBA, और दूसरी जो आपकी ये आपकी नॉर्मल एलील है। ये कैसी एलील है? नॉर्मल। इट इज ए नॉर्मल एलील। और दूसरी तरफ मैंने लिखी HBS। HBS कैसी एलील है आपकी? म्यूटेटेड। म्यूटेटेड। देखो प्रेजेंटेशन तो आप सिंपल भी रख सकते हो, जैसे आप कैपिटल ए स्मॉल ए, बट चलो थोड़ा सा समझाने के लिए हमने उसको स्पेसिफिक लिया है कि HBA नॉर्मल एलील है, HBS म्यूटेटेड एलील है। ठीक है, अब देखो जो जो भी पेरेंट्स के जीनोटाइप्स होंगे, पहली बात आपने याद रखना है कि ये जीन कहां पर है? आपके ऑटोजोम के ऊपर है। ठीक है, बिकॉज ऑटोजोमल ट्रेट्स behave in a different way, X-linked recessive traits behave in a different way. ठीक है, so now what could be the like possible genotypes? अब एक जीनोटाइप तो ऐसा हो सकता है कि दोनों उसमें HB हो। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हम डिप्लॉयड है ना, तो डिप्लॉयड में
जो आपके पास पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी तो यह है कि दोनों उसके ऊपर डोमिनेंट एलील हो, एक पॉसिबिलिटी क्या है कि एक डोमिनेंट हो एक रिसेसिव हो, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों रिसेसिव हो। क्योंकि रिसेसिव ट्रेट में डिजीज तभी होगी जब दोनों उसमें रिसेसिव एलील होंगी, ठीक है ना। अगर एक एक एच बी है तो वो डोमिनेंट एच बी एस के ऊपर, तो रिसेसिव एलील का इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में डिजीज या कोई ट्रेट आप स्टडी कर रहे हो वो तभी शो होगा जब दोनों रिसेसिव एलील होंगी, ठीक है। अब जैसे देखो इसमें हम एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लो हमने कहा कि दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, दोनों पेरेंट्स क्या है, अनअफेक्टेड है, और तो किस केस में फिर जो उनका चाइल्ड है उसको डिजीज आ सकती है, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम मान के चल रहे हैं कि दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं, एच बी एच बी एस, तो दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं और दोनों में से किसी को भी डिजीज नहीं है, नो अनअफेक्टेड, ठीक है। तो अगर हम ये नो टाइप लेके ले पेरेंट्स मदर और फादर का, तो देखो क्या पॉसिबल, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। तो एच बी एस, इस तरह भी मैंने एच बी एस लिखा, और इस तरह भी मैंने एच बी एस लिखा। तो क्या जीनोटाइप बना, एच बी ए एच बी ए एच बी एस, एच बी एस एंड एच बी एस, ठीक है। तो ये क्या बने पॉसिबल आपके जीनोटाइप्स, ठीक है। सो अगर हम यहां पे देखें तो जो प्रोबेबिलिटी है डिजीज की, ठीक है, जैसे अब यहां पे देखो 4 जीनोटाइप है, ठीक है। अब देखो क्या ना, ये भी आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि जैसे हमने मान लो मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ी है, ये सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ठीक। अब वहां एक पेरेंट्स है, कई बार बच्चे क्या सोचते हैं कि जैसे पेरेंट्स हैं उनके 4 बच्चे हैं, एक का जीनोटाइप ये होगा, दो का ये होगा, एक का ये होगा, जब उनका बच्चा ही एक है फिर 4 जीनोटाइप आप उनको कैसे अलॉट करोगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमें प्रोबेबिलिटी बताता है। अगर दोनों पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हैं तो ऑब्वियसली व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज, तो डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, ठीक है, और ऑब्वियसली नहीं होने की 3/4 होगी, ठीक है। अब कई बार वो इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड। अब देखो क्या है, डिजीज कंट्रोल करने वाली जीन अलग क्रोमोसोम पे है, और मेल फीमेल को जो के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो एक्स और वाई क्रोमोसोम है। तो क्या होता है ना, ये जैसे हमने मान लो डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, क्योंकि डिजीज को कंट्रोल करने वाली जीन अलग क्रोमोसोम पे है, मेल या फीमेल के लिए जो क्रोमोसोम रिस्पॉन्सिबल और डिफरेंट है। तो उसके में हमें क्या करना पड़ता है आपको यहां पर, क्योंकि दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, सो डिजीज होने के चांसेस तो 1/4 है, ठीक है। मेल होने के चांसेस कितने होंगे 1/2। सो आई वॉन्ट दिस एंड दिस, तो क्या आंसर आएगा आपका 1/8। ऐसे आप फीमेल का भी लिखोगे तब भी 1/8 आएगा। लेकिन जब हम एक्स लिंक ट्रेट पढ़ेंगे तो वहां पर क्या है, वहां पे मेल फीमेल भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और ट्रेट को भी वही क्रोमोसोम कंट्रोल कर रहे हैं, तो वहां पर हमें हाफ से अलग से मल्टीप्लाई नहीं करना होता, ठीक है ना। अब देखो ये ऐसी सिचुएशन है जैसे एच बी एस, ठीक है, इधर भी मैंने एच बी एस, ठीक है, ये आपने एच बी एस बनाया, ये भी एच बी एस, ठीक है। और दूसरी तरफ आप क्या शो कर रहे हो, जो जैसे अब फीमेल है तो उसके अंदर दोनों एक्स होंगे, ठीक है, मेल है तो उसमें एक एक्स होगा एक वाई होगा, एक्स 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 वाई। तो दिस इज द सिचुएशन, क्योंकि यहां से एच बी एस के चांसेस 1/4 है। वही ना, इसको आप अलग अलग मान के चल सकते हो, जैसे वहां पर भी हमने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में बात करी थी, ये 1/4 और यहां से तो एक्स ही आना है। अब मेल पे डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल होगा, तभी तो हाफ चांसेस होते हैं, यहां से एक्स आ गया तो फीमेल, वाई आ गया तो मेल, ठीक है। तो वो चाहे आप फीमेल भी लिखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए फीमेल चाइल्ड वो भी 1/8 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होता है। तो मतलब जो ऑटोसोमल ट्रेट्स होते हैं ना उसमें इक्वल चांसेस होते हैं मेल और फीमेल को डिजीज होने के, ठीक है। लेकिन जब हम एक्स लिंक पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा बहुत आपको वहां पर ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेट्स मैंने आपको पहले ही बताया, दे बिहेव इन ए डिफरेंट वे, ठीक है।
तो जैसे हम यहाँ पे पॉइंट्स रीड करते हैं क्या है। अब देखो पहला पॉइंट वही बताया उसने, अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैंने अभी आपको प्रूव भी करके दिखाया, चाहे आप मेल का लिखो चाहे फीमेल का, ठीक है। तो 1/8 चांसेस है। ट्रेट टेंड्स टू स्किप जनरेशन। क्या जनरली होता है ना, जो सेसिव ट्रेट होते हैं वो जनरेशन को स्किप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब स्किप करने का मतलब ये नहीं कि हर बार ही स्किप होगा, ठीक है। अब जैसे वो लिखेगा रिसेसिव ट्रेट जो है वो जनरेशन स्किप करता है, डोमिनेंट जो है वो जनरेशन स्किप नहीं करता है। अब बच्चे क्या सोचेंगे कि कहीं कहीं आया अगर तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो इसका मतलब वो रिसेसिव नहीं है, ऐसा नहीं है ना। अब वो डिपेंड करता है पैडिग्री में आपको कितनी जनरेशन दिखा रखी है, बट टेंड्स टू स्किप जनरेशन, ठीक है। देखो ये ना कुछ यू कैन से दीज आर फ्यू स्टैंडर्ड लाइंस, बट ये नहीं है कि अगर आपको कोई पैडिग्री दिखी और आपने कहा कि इसमें तो जनरेशन स्किप नहीं हो रही है तो इसका मतलब रिसेसिव नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। जैसे डोमिनेंट में लिखा हुआ कि जनरेशन स्किप नहीं होती है, बट उसमें भी उल्टा हो सकता है, उसमें भी जनरेशन स्किप हो सकती है, ठीक है। तो ये लाइन लिखना कि ट्रेट टेंड्स टू स्किप जनरेशन का मतलब ये नहीं है कि ट्रेट ऑलवेज स्किप जनरेशन। देर इज अ डिफरेंस इन ऑलवेज वर्ड एंड टेंस वर्ड, ठीक है। अब कहीं हाँ ये कि दिस इज वन इंडिकेशन, अगर आपको एक जनरेशन स्किप दिख रहा तो यू कैन कंसीडर इट इज ए रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। बट इट्स नॉट लाइक कि हर केस में जनरेशन स्किप होगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट उसने क्या लिखा, अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स। अभी जो मैंने आपको दिखाया कि पेरेंट्स अनअफेक्टेड है, क्योंकि पेरेंट्स का हमने एच बी एस लिया है, फिर भी उनको जो बच्चा है उसको डिजीज आ रही है, ठीक है। व्हेन बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। जो भी हमने यहां पर किया है, अगर दोनों पेरेंट हेट्रोजाइगस हैं तो 1/1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, 1/4 ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड, ठीक है। एंड अपीयर्स मोर फ्रिक्वेंटली अमंग द चिल्ड्रन ऑफ कॉन्सैनिजिनस। कॉन्सैनिजिनस जो भी मैंने आपको वर्ड दिखाया था, रिलेटेड, रिलेटेड है तो उनके अंदर ये ज्यादा देखने को मिलता है। एक बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर कि एक ट्रेट है वो जनरेशन को स्किप करता है, कॉन्सैनिजिनस स्ट्रेटजीज में ज्यादा देखने को मिलता है, वो कौन सा ट्रेट है। तो सिंपली उसका आंसर क्या था आपका, ऑटोसोमल रिसेसिव। क्या आंसर था उसका, ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। तो जो कॉन्सैनिजिनस मैरिजेस में देखने को मिलता है और जो जनरेशन को स्किप करता है, तो उसका आंसर क्या था आपका, इट वॉज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। तो ये हमने बात करी रिसेसिव की, ठीक है। फिर अभी मैं आपको एक आधा क्वेश्चन भी कराऊंगा पहले, क्योंकि क्या होता है कई बार तो ऐसे ही पैडिग्री आएंगे ना, उसके लिए आपको सारे पहले पता होने चाहिए, क्योंकि उसमें चारों ही ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन के लिए पहले आपको सारे ट्रेड्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हम थोड़ा सा डोमिनेंट के बारे में देखते हैं। अब देखो डोमिनेंट में हम सिंपल सी बात करें, अब यहां पर जैसे मैं वैसे ही नोटेशन ले लेता हूं कि एक एलील कैपिटल ए है और एक मान लो स्मॉल ए है, ठीक है। अब ये डोमिनेंट ट्रेट की हम बात कर रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट। वी आर टॉकिंग अबाउट ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल डोमिनेंट। अब देखो इसके अंदर क्या क्या आपके जीनोटाइप बनेंगे। ऑब्वियसली एक कैपिटल ए होगा, एक कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, एक स्मॉल ए स्मॉल ए होगा। अब क्योंकि ये डोमिनेंट रेट है तो इसमें कैपिटल ए के अंदर वो अगर किसी डिजीज की हम बात कर रहे हैं तो उसको डिजीज होगी, कैपिटल ए स्मॉल ए को भी डिजीज होगी, बट स्मॉल ए को डिजीज नहीं होगी। उल्टा हो गया ना, रिसेसिव में सिर्फ स्मॉल ए को डिजीज होती है और इन दोनों को नहीं होती है। डोमिनेंट का मतलब क्या कि एक भी डोमिनेंट एलील होगी तो उसके अंदर वो ट्रेट या करेक्टर या वो डिजीज हमें देखने को मिलेगी, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, अब पहला पॉइंट वही, अपीयर्स इन बोथ सेक्सेस विद इक्वल फ्रीक्वेंसी। ये तो कॉमन ही बात है, ऑटोसोमल ट्रेट दोनों में इक्वल देने को मिल रहा है। बोथ सेक्सेस ट्रांसमिट द ट्रेट टू देयर ऑफस्प्रिंग, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि ट्रेट किसके अंदर है, मेल के अंदर है या फीमेल के अंदर है। डस नॉट स्किप जनरेशन। अब आगे ना कि जनरली डोमिनेंट ट्रेट जो है वो जनरेशन स्किप नहीं करता है, ठीक है। अब देखो अगला उसने क्या लिखा है, अब अब इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहोगे दोनों पेरेंट्स को डिजीज नहीं है, जैसे आप दोनों पेरेंट अगर डिजीज नहीं है तो इसका मतलब वो स्मॉल है, इसमें तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता ना। हाँ ये अलग बात है कोई म्यूटेशन हो जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग,
बट इसमें ऐसा नहीं होगा कि दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं फिर भी बच्चे में डिजीज आ रही है। इसमें डिजीज होने के लिए दोनों में से एक पेरेंट का अफेक्टेड होना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो आप ये कह रहे हो कि एक पेरेंट कैपिटल ए है और दूसरा स्मॉल ए है, फिर तो सारों को डिजीज होगी क्योंकि सारे ही कैपिटल ए स्मॉल ए बनेंगे। लेकिन अगर एक पेरेंट कैपिटल ए स्मॉल ए है और दूसरा स्मॉल ए है, तो ये जैसे हमने टेस्ट क्रॉस किया था, तो इसके अंदर ऑब्वियस आपको पता है कि हाफ, क्योंकि दो कैपिटल ए स्मॉल आएंगे दो स्मॉल ए आएंगे, तो इसके अंदर हाफ मतलब स्मॉल आएंगे, तो 50% चांसेस हैं कि उसको डिजीज होगी। अगर ये क्रॉस हुआ तो फिर तो सारों को डिजीज है, लेकिन अगर ये हुआ तो 50% को होगी। ठीक है, अब यहां पे उसने लिखा है अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग मस्ट हैव एन अफेक्टेड पेरेंट अनलेस दे पोजेस ए न्यू म्यूटेशन। ठीक है, कहता है जो अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग है उसका एक ना एक पेरेंट अफेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, अनलेस दे पोजेस ए न्यू म्यूटेशन, अगर कुछ वैसे चेंज आ जाए अलग बात है। व्हेन वन पेरेंट इज अफेक्टेड और हेट्रोजाइगस लिखा, हेट्रोजाइगस का मतलब कैपिटल ए स्मॉल ए, एंड द अदर पेरेंट इज अनअफेक्टेड, अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। जो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप कैपिटल स्मॉल ए को स्मॉल ए से कराओगे तो हाफ ऑफ द ऑफस्प्रिंग विल बी अफेक्टेड। ठीक है, फिर लिखा अनअफेक्टेड पेरेंट्स डू नॉट ट्रांसमिट द ट्रेट। इसमें ऐसा नहीं चल सकता ना कि आप मान के चलो कि दोनों स्मॉल हैं तो आगे डिजीज आपकी वो नहीं जा सकती। ठीक है, अब ये तो है कुछ पॉइंट्स। ठीक है, ये तो हमने क्या डिस्कस करें, सिर्फ कुछ पॉइंट्स डिस्कस करें हैं ताकि हमें थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो। ठीक है, अब जैसे एक आधा क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। ठीक है, और क्योंकि अभी चलो मैं आपको ऑटोसोमल रिसेसिव वाला ही क्वेश्चन करा रहा हूं, और बेसिकली उसमें हम प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट भी इंट्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, अब देखो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, द फॉलोइंग पेडिग्री शोज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ ए रेयर रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, उसने लिखी दिया रिसेसिव डिसऑर्डर है विथ कंप्लीट पेनिट्रेंस। ये अभी हम आएंगे, जैसे एक दो टर्म्स होती हैं पेनिट्रेंस और एक टर्म होती है एक्सप्रेसिविटी। क्या होता है पेनिट्रेंस, सुना पेनिट्रेंस वर्ड क्या है? पेनिट्रेंस मतलब क्या होता है कि ना, जैसे मान लो आपने कह दिया एक जीनोटाइप है, जैसे आपने कहा कि स्मॉल टी है। ठीक है, अब स्मॉल टी वाले कैसे होने चाहिए, प्लांट्स की बात करें तो ड्वार्फ। ठीक है, अब मान लो आपने क्या देखा कि आपने 100 स्मॉल टी लिए, बट 100 में से मान लो 90 तो ड्वार्फ है बट 10 टॉल है। ठीक है, देखो क्या होता है ना, वो क्यों आ सकते हैं, क्या पता कोई और जीन कंट्रोल कर रही हो, क्योंकि आप तो सिर्फ एक ही जीन को मान के चल रहे हो ना। अब पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है कि अगर 100 स्मॉल टी हैं, अगर 100 ड्वार्फ हैं तो वो कंप्लीट पेनिट्रेंस है, लेकिन 100 में से अगर 90 ड्वार्फ हैं तो वो 90% पेनिट्रेंस है। ये सारी टर्म्स अभी आगे आएंगी, पेनिट्रेंस क्या होता है, एक्सप्रेसिविटी क्या होता है, क्योंकि इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंप्लीट पेनिट्रेंस का मतलब क्या है, जैसे आप यहां पर क्या मतलब होगा, जैसे अगर किसी का, क्योंकि रिसेसिव रेट है, आपने कहा कि उसके अंदर अगर उसका जीनोटाइप होमोजाइगस रिसेसिव है, ठीक है, तो उसको डिजीज होगी होगी। ठीक है, अगर कंप्लीट पेनिट्रेंस नहीं होगी तो इसका मतलब क्या है कि मे बी शायद किसी को ना भी हो। ठीक है, जीनोटाइप सेम है बट आपको जीनोटाइप उसके अंदर डिजीज वाला है फिर भी उसको डिजीज नहीं हो रही है। ठीक है, अब देखो अगर हम यहां पे क्वेश्चन को देखें, अब यहां पर देखो दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं फर्स्ट जनरेशन में, जैसे 1 2 3 4, लेकिन आगे उनके जो चाइल्ड आ रहा है उसमें डिजीज आ रही है। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन है कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। ठीक है ना, क्योंकि दोनों पेरेंट्स अनअफेक्टेड हैं फिर भी आगे बच्चे में डिजीज आ रही है। ठीक है, अब उसने कहा कि ए चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल सेकंड जनरेशन का 2 एंड सेकंड जनरेशन का 3। ठीक है, ए चाइल्ड फ्रॉम मैरिज बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ सेकंड जनरेशन 2 एंड सेकंड जनरेशन 3 विल शो द डिसऑर्डर only if the parents carry the recessive allele. They will show the disorder only if the parents carry the recessive allele. क्योंकि देखो आगे डिजीज तो तभी आएगी ना जब दोनों पेरेंट्स के पास रिसेसिव एलील होगी। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, जैसे एक पेरेंट से रिसेसिव एलील आ गई दूसरे से नहीं आई तब तो डिजीज होगी नहीं, जैसे क्योंकि दोनों अनअफेक्टेड दिखा रखे हैं ये। ठीक है,
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चाइल्ड विल शो द डिसऑर्डर? क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो सेकंड जनरेशन का सेकंड है और जो थर्ड है, अगर उनकी मैरिज हो तो उनका जो बच्चा है उसको डिजीज हो? और दूसरा हमसे वो ये भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कैरी द रिसेसिव एलील? ये जो पेरेंट है, अगर तो ऑब्वियसली ये रिसेसिव एलील, इफ यू आर 100% श्योर कि वो रिसेसिव एलील कैरी कर रहे हैं, तब तो प्रोबेबिलिटी फिर मतलब वन ही है। बट ऑब्वियसली यहां पर भी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि वो रिसेसिव एलील कैरी कर रहे हैं। क्या देखते क्वेश्चन? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या है, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में जो पेरेंट्स हैं वो कैसे हैं आपके अनअफेक्टेड, वो कैसे हैं आपके अनअफेक्टेड, ठीक है। लेकिन आगे डिजीज आ रही है, इसका मतलब ये बात तो पक्का है कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, ठीक है। और जिसको डिजीज है वो स्मॉल ए है, ये बात भी पक्की है, क्योंकि जिसको डिजीज हो रही है इसका मतलब वो क्या है, वो ये बात भी पक्की है कि वो स्मॉल ए है। अब ये जो है, ये बताओ क्या हो सकता है? अगर हम कैपिटल ए स्मॉल ए से क्रॉस कराते हैं तो कैपिटल ए भी बनता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी बनता है, और स्मॉल ए भी बनता है। तो ये, क्योंकि इसको डिजीज तो है नहीं, इसका मतलब ये स्मॉल ए तो नहीं है। अब या तो ये कैपिटल ए है या ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। लेकिन अगर आगे हमें, आगे अगर ये डिसऑर्डर, आगे अगर चाइल्ड आए तो उसके लिए इसको कैपिटल ए स्मॉल ए होना पड़ेगा। तो कैपिटल ए स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? मतलब ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑप्शन ही देख लो, 1/2। ऑप्शन में भी नहीं है 1/2 तो। अब ये कैपिटल ए स्मॉल ए होना चाहिए, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या हो, क्योंकि हो तो ये कैपिटल ए भी सकता है। बट ऑब्वियसली ना, अगर आप दोनों को कैपिटल ए लेके चलोगे डिजीज आ ही नहीं सकती है। एक को कैपिटल ए दूसरे को कैपिटल ए स्मॉल ए लेके चलोगे तब भी डिजीज नहीं आ सकती, क्योंकि ट्रेड तो आगे तभी शो होगा जब ये दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए हैं। तो कैपिटल ए स्मॉल है होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? जैसे आपके पास एक तो 2/3 है और एक 3/4 है, तो बताओ क्या होनी चाहिए इन दोनों में से? प्रोबेबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स कैरी द रिसेसिव एलील। आपके पास ऑप्शन है कि 2/3 और 3/4 में से क्या होनी चाहिए? हम्म। क्या होनी चाहिए बताओ? 2/3 या 3/4? बता दो यार, कुछ ऐसे बैठ गया, पता नहीं क्या पूछ लिया है। क्या होनी चाहिए बताओ? 2/3। और हाँ जी, इधर कितनी होनी चाहिए स्वाति? 3। हम्म। अब एक क्या आएगा? एक कैपिटल ए आएगा, दो कैपिटल ए स्मॉल ए आएगा, और एक स्मॉल ए आएगा। अब ये देखो ना, ये स्मॉल ए तो है ही नहीं, ये तो आपको पता है, तो उसको तो फिर कंसीडर ही क्यों करना है? क्योंकि ये तो मैं श्योर हूं ना कि ये स्मॉल ए नहीं है, जब उसने यहां पर उसको डिजीज नहीं दिखा रखी है। इसका मतलब ये बात तो मेरे को श्योरिटी होगी ना कि ये स्मॉल ए नहीं है, कि नहीं? अब क्या है, अब यहाँ पे कैपिटल है या कैपिटल स्मॉल ए है। लेकिन देखो, प्रोबेबिलिटी का मतलब यही होता है कि हमें उस तरफ जाना है जो हमें चाहिए। अगर तो हम श्योर ही हैं फिर तो हमें प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी होती है। प्रोबेबिलिटी हमें तभी लेनी होती है बिकॉज आई एम नॉट श्योर।
ये कैपिटल ए भी हो सकता है, ठीक है। जैसे इसके कैपिटल ए होने के चांसेस 1/3 हैं, बट कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस कितने होंगे? 2/3, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि इसके कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस 2/3 हैं, ठीक है। इसको मैं, इसके कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस कितने हैं? 2/3। सेम वे इसके भी कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस कितने हैं? 2/3, क्योंकि ये भी तो ऐसे ही आ रहा है ना, सेम, ठीक है। क्योंकि डिजीज तो तभी होगी जब दोनों कैपिटल ए स्मॉल ए होंगे। अगर दो कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल ए स्मॉल ए से कराएं तो डिजीज होने के चांसेस कितने होंगे? स्मॉल ए कितने आएंगे? 1/4, 1/4 आएगा ना। तो स्मॉल ए कितने आएंगे? 1/4, ठीक है। अब एक आंसर तो पक्का हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स कैरी द रिसेसिव एलील इज 2/3, ठीक है। मतलब ये वाली ऑप्शन भी एलिमिनेट होगी, ये भी। और चाइल्ड डिसऑर्डर शो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी के लिए आपको तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई वॉन्ट दिस एंड दिस, ठीक है। तो 2/3 इंटू 2/3 इंटू 1/4, तो ये कितना आंसर आएगा आपका? 1/9। सो द राइट आंसर इज 1/9, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बट वही ना, फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बेसिक पता होना चाहिए, ठीक। जैसे हम अभी वही आजकल जैसे क्वेश्चंस देखे जाते हैं तो ज्यादा एडवांस क्वेश्चन आते हैं, पहले इतने एडवांस क्वेश्चन नहीं आते थे। मतलब इसको हम एडवांस नहीं मानते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है। बट अब वो पेडिग्री के अंदर बहुत सारी चीजों को मिक्सअप कर देते हैं, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज आगे आती हैं, बट पहले आपको ये पता होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन के अंदर उसने हमें प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट पूछ लिया, ठीक है ना। ये तो चलो आपको पहले थोड़ा बहुत जज भी करना होता है कि ये पेडिग्री कैसी है, ठीक है ना। वो तो चलो उसने लिख भी दिया रेयर रिसेसिव है, पेरेंट्स को डिजीज है नहीं, फिर भी आगे उनके चाइल्ड में डिजीज आ रही है। सो दीज थिंग्स आर इंडिकेटिंग ये ऑटोजोमल रिसेसिव ही है, ठीक है ना। अभी आगे आप ऐसी ऐसी पेडिग्री देखोगे ना जिसमें ऑप्शन होंगी 4, कि ऑटोजोमल रिसेसिव है, ऑटोजोमल डोमिनेंट है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, और उसके बाद फिर आपको प्रोबेबिलिटी भी निकालनी होती है, ठीक है। आए समझ में ये? देखो ये चीजें ना करने से ही आपको आएंगे, ठीक है। इसमें जेनेटिक्स थोड़ा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वैसा सब्जेक्ट नहीं है कि आप उसको सोचोगे कुछ रट के चले जाओगे, या कुछ स्पेसिफिक। चलो कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो टर्मिनोलॉजीज भी आए, बट इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे नहीं है सेम क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है। तो आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए कि कैसे हमने क्वेश्चन का अप्रोच करना है। मैंने बताया ना, थ्योरी कुछ नहीं है। थ्योरी तो ये पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट ऑटोजोमल रिसेसिव क्या है, 4 पॉइंट ऑटोजोमल डोमिनेंट क्या है, 4 पॉइंट एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या है, 4 पॉइंट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या है। थ्योरी तो कुछ ज्यादा है ही नहीं, बट मेन क्या है अब इसमें आप देखो ना। अभी तो आपको जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन कराया, अभी आगे इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। और भी हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें। आजकल तो और भी थोड़े और मतलब बड़ी टर्मिनोलॉजीज पे क्वेश्चन आते हैं कि ये ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। फिर टॉपिक ऑफ जीनोम इम्प्रिंटिंग, उस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। तो अब वही होता है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं फिर वो टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाते हैं, तो एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करना भी फिर उसमें टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। देखो बार बार एक चीज समझाई जाती है, अभी सिर्फ हम लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, हमने चीजों को सीखना है, ठीक है। क्योंकि आप चीजों को, अब मान लो कुछ क्वेश्चन मुझे पता है कि ये इसको टाइम ज्यादा लग सकता है, ठीक है। मान लो मैं अभी पेपर में बैठूं तो क्या टाइम ज्यादा लग जाएगा, ठीक है। तो पेपर के टाइम पे स्किप करना इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है ना। हमें नहीं पता ना कि टॉपिक पे इजी क्वेश्चन आ रहा है, टफ आ रहा है। कई बार क्या होता है, अगर आपको जल्दी वो चीज क्लिक कर जाएगी तो आप उसको जल्दी कर लोगे, ठीक है ना। अगर आप उसको क्लिक ही नहीं करेगी, ठीक है, तब आप उसको नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब वही ना, जैसे आपने 3/4 बताया, तो जब ये क्वेश्चन भी आया था, मैंने बताया ना जेनेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके सॉल्यूशंस आपको गलत भी बहुत जगह पे मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे अब आपने 3/4 का, मैं भी देता 3/4 है। अब आंसर तो उससे भी देखो, अगर उससे आंसर कितना आता है, 3/4 इंटू 3/4 इंटू
फिर आप 1/4 करते, तब कितना आता? तब तो 9/64 आता, वो तो वैसे ही ऑप्शन में नहीं था। या तो प्रोबेबिलिटी को हमने क्या करना है, ध्यान से लेना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर आपने गलत ले ली फिर आगे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया। तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव और ऑटोसोमल डोमिनेंट। ठीक है, अब हम बात करेंगे एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, कि एक्स लिंक्ड जो रिसेसिव ट्रेट होता है वो किस तरह से बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको भी चलो हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इसमें भी क्लासिकल एग्जाम्पल जो हम लेके चलते हैं दैट इज कलर ब्लाइंडनेस। हम क्या एग्जाम्पल लेके चल सकते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंड्स। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफिलिया, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? एक्स लिंक्ड रिसेसिव के। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन से क्रोमोसोम के ऊपर है? एक्स के ऊपर। ठीक है, अब इसमें जैसे आप, अब इसमें हम जो प्रेजेंटेशन रखेंगे, जैसे आपने कह दिया एक एक्स है और एक एक्स सी है। ठीक है, ये मतलब नॉर्मल वाली एलील है, ये रिसेसिव वाली है। अब देखो यहां पर क्या क्या जीनोटाइप बन सकते हैं। अब फीमेल या तो एक्स एक्स होगी, तो उसको आप नॉर्मल फीमेल बोल सकते हो, नॉर्मल फीमेल। एक्स एक्स सी को आप बोलोगे कैरियर फीमेल। ये फीमेल कौन सी होगी आपकी? कैरियर। कैसी फीमेल होगी ये? कैरियर, कैरियर फीमेल। एंड इफ इट इज एक्सी, वो फीमेल कैसी होगी आपकी? कलर ब्लड। कैसी फीमेल होगी? कलर ब्लाइंड। इफ इट इज एक्सी, दैट फीमेल विल बी कलर ब्लाइंड। If it is XY, then it is a normal male. And if it is XCY, that will be color blind male. वो कैसा मेल होगा? कलर ब्लाइंड मेल। तो ये सारे हमने पॉसिबल जीनोटाइप्स लिख दिए। ठीक है, अब देखो इसमें, क्योंकि मेल के अंदर एक भी एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि फीमेल को डिजीज होने के लिए उसमें दोनों होनी चाहिए। क्योंकि ऑब्वियसली क्या है कि इसका क्या मतलब है कि जो ये वाली जीन है, जैसे आपने एक्स क्रोमोसोम दिखाया, ठीक है, ये एक्स है, मान लो ये वाई है। ठीक है, अब एक्स पे ये जीन है, सामने वाई पे है ही। ठीक है, तो आई में क्या है ना, इट्स लाइक कि इस पर आप होमोजाइगस हेटेरोजाइगस नहीं बोलते, इसे आप हेमीजाइगस बोल देते हो, क्योंकि जो एक्स पे है सामने वाई पे है ही नहीं। तो एक भी अलील अब डोमिनेंट हुई तो ठीक है, रिसेसिव आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें जैसे हम क्या केस लेके चलते हैं, मान लो फीमेल कैरियर है, फीमेल कैरियर है और मेल नॉर्मल है। ठीक है, तो अगर हम ये वाला केस लेके चलें, फीमेल को हमने कैरियर माना है और मेल को हमने नॉर्मल माना है एक्स वाई, तो एक फीमेल होगी एक्स एक्स, एक्स एक्स सी, एक्स वाई एंड एक्स सी वाई। ठीक है, तो अब इसमें देखो फीमेल को तो डिजीज नहीं होगी, क्योंकि दो, एक नॉर्मल आ गई एक कैरियर आ गई। ठीक है, तो अगर वो कहे प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू फीमेल चाइल्ड, तो वो जीरो है। फीमेल चाइल्ड क्या? जीरो है। टू ए फीमेल चाइल्ड इज जीरो। लेकिन अगर कहा जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड, तो वो क्या होगा आपका? 1/2, क्योंकि दो मेल हैं, दो में से एक को क्या है? डिजीज है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए फीमेल चाइल्ड इज जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज टू ए मेल चाइल्ड इज हाफ। अब ये देखो, ये जो डिजीज आई है, ये जो बच्चे के अंदर डिजीज आई है, ये उसके मदर वाली साइड से आई है। ठीक है ना, क्योंकि फादर वाली साइड से तो किसी को भी मान लो कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी,
ये डिजीज तो कहाँ से है, मदर वाली से। ठीक है। अब जैसे मान लो आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मदर से ये ट्रेट किसके अंदर गया, सन में। अब ऑब्वियसली एक्स क्रोमोसोम आगे किस में जाएगा, डॉटर में, क्योंकि मेल मेल की तरफ से तो जब मेल चाइल्ड होता है तो उसमें तो वाई जाता है। ठीक है। अब जैसे ये ट्रेट है कि मान लो मदर से किस में गया, सन में, और सन से आगे वो किस में जाएगा, ग्रैंड डॉटर में। सन से आगे वो किस में जाएगा, ग्रैंड डॉटर में। जैसे ये भी हो सकता है कि मान लो ये जो ट्रेट है, मान लो ये एक्स सी फीमेल में फादर से आया, तो फादर से किस में आया, जैसे मान लो इसका जो फादर होगा, मान लो एक्स सी वाई था, और मान लो फीमेल नॉर्मल थी, एग्जाम्पल हमने ले लिया, तो फादर से किस में गया, डॉटर में, डॉटर से किस में गया, ग्रैंडसन में, फादर से किस में गया, डॉटर में, और डॉटर से इसमें क्या, ग्रैंडसन में। ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, इस टाइप की इनहेरिटेंस हम क्या बोलते हैं, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। फादर से किस में गया, डॉटर में, और डॉटर से किस में गया, ग्रैंडसन में, किसमें गया, ग्रैंड सन में। फादर टू डॉटर एंड देन डॉटर टू ग्रैंडसन। ठीक है। तो ये कौन से ट्रेट की हमने बात करी, एक्स लिंक। ठीक है। अब इसमें देखो क्या हमें पॉइंट्स बता रखे हैं। अब देखो फर्स्ट पॉइंट उसने क्या बताया, मोर मेल्स देन फीमेल्स आर अफेक्टेड। ठीक है। अब उसका रीजन वही है कि मेल के अंदर अगर एक भी एक्स आ गया रिसेसिव वाला, तो उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ठीक है। अफेक्टेड सन्स आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स, दस द ट्रेट स्किप जनरेशन। अब देखो इसमें जो सन अफेक्ट हुआ है, अब मदर तो अनअफेक्टेड थी, मदर तो कैसी थी, अनअफेक्टेड। मदर को तो डिजीज नहीं थी ना, शी वाज कैरियर। तो अब मदर कैरियर थी, लेकिन फिर भी आगे सन को डिजीज आ गई। ठीक है। मदर क्या थी, कैरियर, कैरियर को हम अनअफेक्टेड बोलेंगे। अफेक्टेड सन्स आर यूजली बोर्न टू अनअफेक्टेड मदर्स, दस द ट्रेट स्किप जनरेशन। फिर थर्ड पॉइंट उसने क्या लिखा, एक कैरियर मदर प्रोड्यूसेस अप्रोक्सीमेटली हाफ अफेक्टेड सन्स। ऑब्वियसली अभी हमने जो केस लिया उसमें मदर क्या थी, कैरियर, मदर क्या थी, एक्स एक्स सी, तो मदर कैरियर थी तो 50% सन्स अफेक्टेड है। ऑल डॉटर्स ऑफ अफेक्टेड फादर्स आर कैरियर। देखो अगर फादर एक्स सी वाई है और फीमेल चलो नॉर्मल भी है, तो एक्स क्रोमोसोम तो फादर से जाना ही जाना है डॉटर में। तो अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर उनकी कैरियर होंगी, सारी की सारी डॉटर्स कैसी होंगी, कैरियर्स। एंड इज नेवर पास फ्रॉम फादर टू सन। ये ट्रेट कभी भी फादर से किस में नहीं जाएगा, सन के अंदर। ठीक है। क्योंकि फादर से सन में कौन सा क्रोमोसोम जाता है आपका, वाई। तो ये कैसा ट्रेट है आपका, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है। जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब यहां पर आपको पेडिग्री दी हुई है। अब आपको पेडिग्री को देख के जज करना है कि वो ऑटोसोमल रिसेसिव है या एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और फिर आपको आगे जो जनरेशन थ्री, जैसे ये जो डॉटर दिखा रखी है जनरेशन थ्री में, इसको ट्रेट, क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो डॉटर है जनरेशन थ्री में वो ट्रेट को शो करेगी। करिए इस क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऑब्वियसली या तो एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या ऑटोसोमल है। ठीक है। क्योंकि ऑप्शन में हमें दो ही पॉसिबिलिटी बता रखी हैं। अब देखो क्या है ना, पहले आपको ये जज करना पड़ेगा कि ये कौन सी पेडिग्री है। ठीक है। देखो इसमें अब अगर हम जैसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव मान चले, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का मतलब ये फीमेल क्या होनी चाहिए, एक्सी एक्सी। और अगर फीमेल एक्सी एक्सी है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक सन को डिजीज हो दूसरे को ना हो। क्योंकि अगर फीमेल एक्सी एक्सी है तो दोनों सन अफेक्टेड होने चाहिए। जैसे एक उसने दिखा दिया एक नहीं दिखाया, तो इसका मतलब एक्स लिंक्ड रिसेसिव तो नहीं है। तो ये बात तो पक्की होगी, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। ठीक है ना। अब जैसे चलो मेरे को तो पता था ना, बट यही चीजें हमें हमें इसको
मतलब जितनी जल्दी हम ये एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है, और उतनी जल्दी फिर हमारा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम जो है कि क्वेश्चन जल्दी होना चाहिए, ठीक है। तो ऑटोजोमल रिसेसिव का मतलब ऑब्वियसली अगर ये ऑटोजोमल रिसेसिव है तो ये स्मॉल ए है, ये भी स्मॉल ए है। अब ये अगर ये कैपिटल ए होगा फिर आगे किसी को डिजीज आएगी नहीं, इसका मतलब ये कैपिटल स्मॉल ए है, ठीक है, क्योंकि तभी आगे कुछ को डिजीज आ रही है कुछ को नहीं आ रही है, तो इसका मतलब ये कैपिटल ए स्मॉल ए है। तो जब इन दोनों का क्रॉस हो रहा है तो ये स्मॉल ए है, ऑब्वियसली ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। इधर ये भी कैपिटल ए स्मॉल ए है, तो ये आपका स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। तो ऑब्वियसली अगर आप कैपिटल ए को स्मॉल ए से करा रहे हो तो यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी लेने की जरूरत नहीं है ना आपको, आप श्योर हो कि ये कैपिटल ए स्मॉल ए ही है और ये स्मॉल ए ही है, तो इस केस में चांसेस कितने आएंगे आएंगे आपके 1/2। तो आंसर क्या होगा, ऑटोजोमल रिसेसिव प्रोबेबिलिटी इज 1/2, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री indicating a pattern of inheritance. The following statements are drawn from the above pedigree towards understanding the pattern of inheritance, ठीक है। जैसा अब इसके अंदर मतलब आपको हेट्रोजाइगस भी दिखा रखा है, जैसे हमने नॉर्मली कहा था ना कि अगर सर्कल बीच में डॉट है तो इसका मतलब वो हेट्रोजाइगस है, ठीक है। अब इस पेडिग्री के बेस पे उसने हमें कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और हमें यहां पर करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। अब पहली स्टेटमेंट उसने क्या दिया है, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन्स। कहता है अगर मेल अफेक्टेड है तो जो ट्रेट है वो सन्स के पास नहीं जा रहा है। अब मेल अफेक्टेड अगर हम इस पेडिग्री में देखें, जैसे यहां पे मेल अफेक्टेड है तो आगे सन में वो ट्रेट जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इधर भी मेल अफेक्टेड है तो इधर भी वो ट्रेट सन्स में नहीं जा रहा है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारी मतलब ठीक इस हिसाब से, जैसे अगर हम कहें, क्योंकि हम वही उसी को देख रहे हैं ना कि मेल अफेक्टेड कहां कहां पे है। एन अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास द एलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। दूसरी स्टेटमेंट उसने क्या लिखा है, एन अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास द एलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। जैसा अब इसमें हम देख रहे हैं कि अगर मेल क्या आपका अफेक्टेड है तो वो कह रहा है कि जो एलील है वो डॉटर के पास जा रही है, तो सही है ये। एन अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास द एलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड, ये भी ठीक लग रहा है। ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स मस्ट हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। एटलीस्ट का मतलब एक ना एक को तो अफेक्ट होना चाहिए। अब जैसे अगर हम यहां पे देखें, अब ये तो दोनों पेरेंट्स ही अनअफेक्टेड हैं, फिर भी आगे जो ट्रेट है वो आ रहा है। अफेक्टेड का मतलब क्या हुआ, जिसको डिजीज है। तो ये कहना कि ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल्स हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट, तो ये स्टेटमेंट यहां पर हमें क्या लग रही है, गलत, ठीक है ना। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक। अब यहां पर आप देख रहे हो कि इंडिविजुअल अफेक्टेड है बट जो पेरेंट्स हैं वो अनअफेक्टेड है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट तो हमें यहां पर गलत लग रही है। द गिवन ट्रेट अपीयर्स टू बी ए रिसेसिव वन, और फिर लिख रहा है कि द गिवन ट्रेट अपीयर्स टू बी ए ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखो इसका मतलब क्या है ना, कोई ट्रेट अगर फादर से डॉटर में जा रहा है तो फादर से तो डॉटर में मेनली एक्स क्रोमोसोम ही जा रहा है। अब देखो ना, अगर हम यहां पे इसको जस्टिफाई करें, अब इसका मतलब ये जो फीमेल है इसको हम क्या ले, ये जो मेल है इसको हम क्या लेके चलेंगे, तो एक्स वाई होगा, और फीमेल क्या होगी, एक्स एक्स सी, क्योंकि उसमें सन को डिजीज आ सकती है। इधर भी क्या, अगर फीमेल को मैं एक्स एक्स सी लेके चलूं और मेल एक्स वाई है तो आप देखो आगे सन को डिजीज आ गई, ठीक है। और इधर भी अगर हम देखें तो जैसे फीमेल इस केस में क्या दिखाई है उसने एक्स एक्स,
और मेल क्या दिखाया, एक्स सी वाई। तो वही है, जैसे हमने एक लाइन लिखी थी कि जितनी भी डॉटर्स होंगी वो सारी कैरियर्स होंगी। तो ये हमें कौन सा बता रहा है, ये रिसेसिव तो है बट ये ऑटोजोमल रिसेसिव नहीं है। ठीक है ना, कैसा नहीं है, ऑटोजोमल रिसेसिव। क्योंकि ऑटोजोमल, जैसे देखो ना, एन अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास द एलील टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड। और ये कह रहा है कि मेल उस ट्रेट को सन के पास नहीं भेजता है, क्योंकि मेल से सन में तो सिर्फ वाई क्रोमोसोम जाता है, एक्स नहीं जाता है, वाई जाता है ना। तो पहली दो लाइन से वैसा बदल लग रहा है, अफेक्टेड डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन्स। क्योंकि एक्स क्रोमोसोम जाता है, इसमें एक्स क्रोमोसोम जो है वो सन के अंदर फीमेल से आ रहा है। और दूसरी लाइन जब उसने ये लिखी कि एन अफेक्टेड मेल अपीयर्स टू पास द ट्रेट टू ए डॉटर हु इज अनअफेक्टेड, ये भी सही है। तो सी भी गलत है, ई भी गलत है, और इसमें डी भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए बी डी ओनली। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपको वो क्वेश्चन दे सकता है और फिर वो आपसे कुछ स्टेटमेंट्स भी दे सकता है और उसके बाद वो करेक्ट स्टेटमेंट पूछ सकता है। ठीक है। जैसे अभी ये क्वेश्चन एक आया था, अभी ये रिसेंट एग्जाम में आया था, मेरे ख्याल में मार्च जो 25 में एग्जाम हुआ था। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। जैसे इस क्वेश्चन में उसने हमें क्या कहा है कि एक पेडिग्री है, द पेडिग्री जो फिगर ए में है, दैट रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ ए मोनोजेनिक, मोनोजेनिक में भी सिंगल जीन कंट्रोल कर रही है, दैट इज कोज्ड बाय डिफेक्टिव एंजाइम एनकोडेड बाय ए म्यूटेंट एलील। ठीक है, मतलब ये एक डिजीज है जिसके अंदर एंजाइम डिफेक्टिव बन रहा है। द फंक्शनल एंड डिफेक्टिव एंजाइम्स कैन बी रिजोल्व बाय पेज। पेज क्या होता है आपका, पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, आपने जो फंक्शनल और डिफेक्टिव एंजाइम्स को हम पेज के थ्रू रिजोल्व कर सकते हैं। द एलो एंजाइम पैटर्न ऑब्जर्व इन सम ऑफ द इंडिविजुअल्स इन द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड इन फिगर बी। मतलब ये हमें पैटर्न बता रखा है किसका, कि जो आपको जो एंजाइम, एलोजाइम मतलब ये ना, क्योंकि यू हैव टू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंजाइम, वन इज फंक्शनल वन इज डिफेक्टिव। पता है पेज क्या होता है, पेज पता है कि नहीं पता है, पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इतना ही पता है, टेक्निक्स नहीं पढ़ते आप, है ना। पेज जो होता है ना, ये प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए। ठीक है, इसमें भी अलग अलग टाइप का होता है। एक हमने स्टार्ट किया था, हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टार्ट किया था ना टेक्निक्स में। चलो एक लेक्चर उसके अंदर है, आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स के अंदर ना, उसको देखना थोड़ा, इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्योंकि इसके बाद ना थोड़ा सा हम टेक्निक्स की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। क्योंकि क्या देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, पहले क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कम आते थे, अब यहां पर क्वेश्चन को उसने टेक्निक के साथ लिंक कर दिया। क्वेश्चन को किसके साथ लिंक कर दिया, टेक्निक के साथ, और उसी को हमने समझना है अभी। ठीक है, पेज एक टेक्निक होती है, दैट इज फॉर सेपरेशन ऑफ प्रोटीन, पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पॉलीएक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जितनी भी टेक्निक्स होते हैं ना, हमें मेनली उसका प्रिंसिपल पता होना चाहिए। जैसे इसमें भी नेटिव पेज होता है, एसडीएस पेज होता है। नेटिव पेज को हम नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, मतलब उसमें प्रोटीन को एज सच ही, एसडीएस के अंदर जैसे हम अ, उसमें जैसे हम बीटा मरकैप्टा इथेनॉल डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि जो विच इज ए रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, वो सब यूनिट्स को अलग कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा चलो मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया यहां पर होना चाहिए। ठीक है, देखो क्या होता है, जैसे आपके पास एक प्रोटीन है। ठीक है, जैसे मान लो आपने कह दिया कि मेरे पास एक एक ये प्रोटीन है। ठीक है, उसके अंदर मान लो एक सब यूनिट है, मान लो है 40 किलो न्यूटन की। ठीक है, जैसे प्रोटीन के अंदर मैं दो अलग सब यूनिट दिखा रहा हूँ। ठीक है, इसमें चलो मैं डाइसल्फाइड बॉन्ड भी बना देता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे। तो जैसे मैं दो प्रोटीन बनाता हूँ,
जैसे ये एक प्रोटीन है, इसमें 2 सब यूनिट्स हैं और दोनों सब यूनिट्स कैसी हैं, दे आर अनआइडेंटिकल। जैसे एक का वेट 40 किलो डाल्टन है और दूसरे का वेट फॉर एग्जाम्पल क्या है, 60 किलो डाल्टन। ठीक है, और मैंने एक और प्रोटीन बनाया जिसके अंदर दोनों सब यूनिट्स एक जैसी हैं और इसका वेट, इसमें मान लो ये भी 50 है, ये भी 50 है। अब दोनों का वेट कितना है, 100। 40 प्लस 60 भी 100 है, 50 प्लस 50 भी 100 है। तो अगर हम जैसे ना एक पेज करें नेटिव, नेटिव मतलब सिंपल पेज कर रहे हैं, तो दोनों का एक ही बैंड आएगा। जैसे अगर मैं एक प्रोटीन को यहां पे डालूं, दूसरे को यहां पे डालूं, तो मान लो दोनों का बैंड यहीं पे ही आएगा, क्योंकि दोनों का वेट 100 है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो सेपरेशन होती है वो साइज के बेस पे होती है। जो छोटी सब यूनिट होती है या स्मॉलर सब यूनिट है वो जेल पे ज्यादा मूव करती है, और जो लार्जर सब यूनिट होती है वो कम मूव करती है। अब मैंने क्या करा, अब हम एक बोलते हैं एसडीएस पेज। एसडीएस एक डिटर्जेंट होता है और साथ में आपने दे दिया बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। साथ में क्या दे दिया, बीटा मरकैप्टा इथेनॉल। बीटा मरकैप्टा इथेनॉल एक रिड्यूसिंग एजेंट है। वो क्या करेगा, वो डाइसल्फाइड बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो नाउ व्हाट विल हैपन, अब 40 वाली अलग होगी सब यूनिट और 60 वाली अलग होगी, और इधर 50 वाली दोनों क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, अब जब मैं एसडीएस पेज करूंगा विद बीटा मरकैप्टा इथेनॉल, जो ये है इसमें दो बैंड आएंगे, एक 60 का और एक 40 का। मतलब जो बड़ी सब यूनिट है वो कम मूव करती है, जो छोटी है वो ज्यादा मूव करती है। और इसमें एक ही बैंड आएगा 50 का, क्योंकि दोनों एक जैसी है ना। जब दोनों सब यूनिट एक जैसी होते हैं तो उनका एक ही बैंड आएगा। तो ये अलग अलग प्रोटीन्स सकते हैं ना, कोई टेट्रा होता है, कोई किसी फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम प्रोटीन्स को सेपरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें तो हम एक नेटिव पेज में तो यू आर नॉट डूइंग एनी ट्रीटमेंट, यू आर सिंपली सेपरेटिंग इट। बट एसडीएस एक एनायनिक डिटर्जेंट होता है, एक तो वो आपके प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देता है, और ताकि हम प्रोटीन्स को जो है वो एनोड की तरफ मूव कराते हैं, क्योंकि एनोड की तरफ एनायन जाता है। ठीक है, एसडीएस का काम होता है प्रोटीन को नेगेटिव चार्ज देना। और बीटा मरकैप्टा इथेनॉल इट इज ए रिड्यूसिंग एजेंट जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिड्यूस करता है। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर हमारे पास क्या दिया उसने, द फंक्शनल एंड डिफेक्टिव एंजाइम्स कैन बी रिजोल्व बाय पेज। ठीक है, फिर वो क्या कह रहा है कि जो एलोजाइम है, एलोजाइम क्या है, एलोजाइम पैटर्न हमें यहां पर बता रखा है। ठीक है, एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेंट एलील इन द पॉपुलेशन इज 0.04। हमें यह भी बता रखा है कि म्यूटेंट एलील की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक है, अब आप ये देखो, अब जैसे ये पेडिग्री है, ये हमारे पास एंजाइम का पैटर्न है। ठीक है, अब इसमें डिजीज बताओ किसको है, थर्ड जनरेशन के फर्स्ट को। अब थर्ड जनरेशन का मैं फर्स्ट देखूंगा। अब देखो, आप देखो, इधर दो बैंड है, इधर दो बैंड है, इधर भी दो बैंड है, इधर भी दो बैंड है, इधर एक बैंड है, इधर दो बैंड है, इधर एक बैंड है। ठीक है, पहले ये बैंड्स देखो। पहले आपका ध्यान करना चाहिए जिसको डिजीज है उसमें क्या बैंड है। उसमें क्या आ रहा है, उसमें सिर्फ एक ही बैंड आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, और बाकी सब में दो दो बैंड है। इसका मतलब क्या बन रहा है कि अब जैसे अगर हम ये फॉर एग्जांपल, जैसे हमें देखने को मिल रहा है कि दोनों पेरेंट्स को डिजीज है नहीं, फिर भी बच्चे में डिजीज आ रही है, तो ये किस टाइप का ट्रेट होगा, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। इसको भी मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल ए स्मॉल ए। और इसको मैं क्या लिखूंगा, स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, अभी का क्या मतलब है, ऐसा यहां पे दो एलील हैं, एक कैपिटल ए है और एक क्या आपका स्मॉल ए है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, जैसे स्मॉल ए में ये बैंड आ रहा है, मतलब ये डिफेक्टिव एंजाइम का है, क्योंकि इसको तो डिजीज है ना। तो ये डिफेक्टिव, जैसे अब दो जीन्स हैं, एक कैपिटल ए है, वो जो एंजाइम बना रही है वो नॉर्मल बना रही है। ठीक है, जो कह रहे हैं ना नॉर्मल या फंक्शनल एंजाइम। स्मॉल ए कौन सा एंजाइम बना रही है, डिफेक्टिव वाला। स्मॉल ए कौन सा एंजाइम बना रही है, डिफेक्टिव वाला। ठीक है, अब इसको अगर हम ऑब्जर्व करें, जैसे अब ये जो बैंड है ये तो किसका, डिफेक्टिव का है, क्योंकि इसको डिजीज है ना। इसमें स्मॉल है तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है, डिजीज तभी देखने को मिल रहा है क्योंकि इसमें जो दोनों एलील हैं वो डिफेक्टिव एंजाइम बना रही है। ठीक है, लेकिन जैसे अब इसमें कैपिटल ए स्मॉल है, तो जैसे अगर आप देखो कि सेकंड जनरेशन का जो फर्स्ट है, ठीक है, और सेकंड जनरेशन का जो सेकंड है, उसमें आपको क्या देखने को मिला है, दो बैंड।
तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बैंड है इफेक्टिव एंजाइम्स क्या है और ये नॉर्मल एंजाइम का है, क्योंकि जिसमें कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है उसके अंदर नॉर्मल भी बनेगा डिफेक्टिव भी बनेगा। ये बात समझ में, क्योंकि दो बैंड ये प्रोटीन के बैंड हैं, ठीक है, डीएनए के बैंड नहीं है। जैसे डीएनए लेवल पे अलग चीज होती है, क्योंकि पेज हम किसके लिए करते हैं, एंजाइम इज ए प्रोटीन। जब आप एंजाइम्स की बात करते हो तो आप प्रोटीन्स की बात करते हो जनरली। एक पेज होता है, एक एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है। एग्रोजेल होता है न्यूक्लिक एसिड्स के लिए, पेज होता है प्रोटीन्स के लिए, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है, इंफॉर्मेशन है बेसिकली, और यहां पर उसने कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, ठीक है। अब देखो पहली स्टेटमेंट क्या है यहां पर। पहली स्टेटमेंट यहां पर हमें क्या दिया है, द एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लो सफिशिएंट। ये सही है या गलत है? द एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लो सफिशिएंट। हैप्लो सफिशिएंट का मतलब क्या है, अगर एक भी कॉपी होगी तो काम चल जाएगा। जैसे अब देखो ना, इसको डिजीज नहीं है तो इसके अंदर नॉर्मल जीन की एक ही कॉपी है ना, तो इसका मतलब ये हैप्लो सफिशिएंट है। द एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लो सफिशिएंट, मतलब एक कॉपी होगी तो चल जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर वो हैप्लो इनसफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि एक कॉपी से नहीं चलता, उसके अंदर फिर दोनों कैपिटल ही चाहिए होते, हैप्लो इनसफिशिएंट तब होता। बट इसमें क्या है, क्योंकि कैपिटल ए स्मॉल ए दोनों है और नॉर्मल उसका फिनोटाइप आ रहा है, उसको डिजीज नहीं आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, एलील एनकोडिंग द फंक्शनल एंजाइम इज हैप्लो सफिशिएंट। हैप्लो सफिशिएंट का मतलब एक फंक्शनल कॉपी से काम चल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। दूसरा उसने लिखा ट्रेड शोज 100% पेनिट्रेंस। अब इसमें देखो, जो थर्ड जनरेशन का फर्स्ट है और जो थर्ड जनरेशन का थ्री है उसके अंदर भी सेम ही आ रहा है, क्योंकि उसमें भी एक ही बैंड आ रहा है बट उसको डिजीज है नहीं। इसका मतलब क्या है, ये 100% पेनिट्रेंस नहीं है। 100% पेनिट्रेंस का मतलब क्या है, अगर अब देखो ना, इसका मतलब जीनोटाइप तो इसका भी स्मॉल ही है, क्योंकि इसमें भी तो एक ही बैंड आया ना। देखो जिसमें दो बैंड आए हैं वो सारे कैपिटल ए स्मॉल ए हैं, जिसमें सिर्फ एक बैंड आ रहा है वो आपका स्मॉल ए है, ठीक है। अगर इसमें कोई कैपिटल ए है ही नहीं, क्योंकि कैपिटल ए होता तो उसमें बस फिर ये एक ही बैंड आता, ठीक है ना। देखो तीन सिचुएशन अगर मैं लिखूं, कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए में बस ये बैंड आता, ठीक है। स्मॉल ए में ये बैंड आता, लेकिन कैपिटल ए स्मॉल ए में ये दो बैंड आएंगे। अब इसमें थर्ड जनरेशन का फर्स्ट और थर्ड जनरेशन का थ्री दोनों में एक ही बैंड है, बट एक को डिजीज है दूसरे को नहीं है, तो ये 100% पेनिट्रेंस नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी फॉल्स है। तीसरी स्टेटमेंट क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड बोर्न टू सेकेंड जनरेशन थर्ड एंड सेकेंड जनरेशन फोर विल बी होमोजाइगस फॉर द जीन इज 1/4। अब मतलब ये जो सेकंड जनरेशन का थर्ड है और जो सेकंड जनरेशन का फोर्थ है, ये भी क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। तो प्रोबेबिलिटी दैट चाइल्ड बोर्न टू द इंडिविजुअल सेकंड जनरेशन थ्री एंड सेकंड जनरेशन फोर विल बी होमोजाइगस फॉर द जीन इज 1/4। तो सही है गलत है? सही है, गलत है, सही है। अगर आप कैपिटल ए स्मॉल ए का क्रॉस करा रहे हो तो होमोजाइगस तो कैपिटल ए भी है, स्मॉल ए भी है, तो होमोजाइगस तो चार में से दो है ना। उसने ये थोड़ा पूछा है कि डिजीज होने के क्या चांसेस है। अगर आप कैपिटल ए का कैपिटल स्मॉल ए से क्रॉस आ रहे हो तो होमोजाइगस तो कैपिटल ए भी है। ऐसे ऐसे देखो पेपर बनाते हैं वो, आप सोचते हो कि यार ये मजाक है। अब आप आपके दिमाग में क्या चल रहा है, डिजीज चल रही है बस, कि भाई उसको डिजीज करनी ही करनी है। आप क्योंकि डिजीज करनी है तभी तो आपने उसका 1/4 बोला ना, बट यहां पर वर्ड है होमोजाइगस होना चाहिए बस। ये नहीं उसने कहा कि मतलब स्मॉल ए होना चाहिए, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखो ना, फर्स्ट ट्रू है, ये फॉल्स है, वैसे तो आंसर बस यही बनेगा, फिर भी देख लेते हैं। बोथ इंडिविजुअल, फर्स्ट जनरेशन का जो वन है और फर्स्ट जनरेशन का टू है, दे आर नेसेसरीली हेट्रोजाइगस फॉर द जीन।
क्या वो नेसेसरीली हेट्रोजाइगस होने चाहिए? मतलब देखो इसके हिसाब से तो इन्होंने फर्स्ट जनरेशन तो वैसे कुछ बताया नहीं हुआ है। यहाँ पर जो रिजल्ट है ना वो सेकंड जनरेशन स्टार्ट करा है। अब इसमें अगर एक कैपिटल ए दूसरा कैपिटल ए स्मॉल ए होगा तब भी चल जाएगा। तो नेसेसरी तो नहीं है ना कि वो, क्योंकि ये भी कैपिटल स्मॉल हो, ये भी कैपिटल स्मॉल हो। क्योंकि इसके बारे में यहाँ तो बता नहीं रखा है। यहाँ पे तो सेकंड जनरेशन के 4 बता रखे हैं और थर्ड जनरेशन के 3 बता रखे हैं। तो ये नेसेसरी तो है नहीं कि ये हेट्रोजाइगस ही हो, क्योंकि नीचे कैपिटल स्मॉल ए चाहिए, तो वो तो कैपिटल ए स्मॉल ए से भी आ जाएगा कि नहीं। तो ये भी फॉल्स है। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा आपका? ए। अब ये देखो, अब ये पैडिग्री को कहीं और ले गए। समझ रहे हो बात को? तो तभी मैं आपको बता रहा था ना, पहले जो क्वेश्चन आते थे वो अलग चीज थी। ठीक है। बट बात यह है कि इसको वो नहीं आता, उसको ये नहीं आ सकता। ठीक है। वो चलो फिर भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा उसको। अब जैसे अब देखो ना, क्वेश्चन देख के पहले तो बंदा डर जाए क्या पूछ लिया है। क्योंकि अगर आपको पेज के बारे में नहीं पता, अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे, ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता फिर। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जो है वो हमें समझनी पड़ेंगी। और ऐसा क्वेश्चन वो डालते हैं। ये मेरे ख्याल में जो मार्च 25 में होता तब ये क्वेश्चन आया था। तो मैं आपको वही कह रहा हूं ना, इट इज नॉट इजी पेपर के टाइम पे करना। अब देखो ना, अब मेरे को यही क्वेश्चन करने में टाइम कितना लग रहा है वो मैटर करता है। बट क्या होता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो स्ट्रैटेजी क्या होती है कि पहले ये देखो, जब ऐसे जो हमें तो पता ही है क्योंकि हमें तो टेक्निक्स का पता है या जो नॉलेज है। तो पहले मैं क्या देखूंगा, जिसको डिजीज है उसका बैंड पैटर्न क्या है। ठीक है। उसके बेस पे फिर मैं आगे चलूंगा। ठीक है। तो बट ये होता है कि आपको इसके थ्रू बहुत सारे पॉइंट्स देखने को मिले। हैप्लो सफिशिएंट का मतलब क्या होता है? हैप्लो सफिशिएंट का मतलब एक एलील सफिशिएंट है फिनोटाइप के लिए। ठीक है ना। अब कहीं एक एक जगह केस आएगा, अभी हम आगे बड़े सारे डिजीज के बारे में पढ़ेंगे, वहां पर हम लिखते हैं हैप्लो इनसफिशियंसी। एक्चुअली होता है क्या ना, कई बारी जो भी ट्रेट है उसके लिए मान लो दोनों जीन का प्रोडक्ट चाहिए। जैसे मान लो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करी थी। ठीक है, चलो वो एक वैसे यहाँ तो उसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। उसमें क्या था, रेड कलर आने के लिए दोनों डोमिनेंट एलील होनी चाहिए थी। लेकिन अगर एक डोमिनेंट एलील थी तो कैसा कलर आया था? पिंक। और अगर एक भी डोमिनेंट नहीं थे तो कैसा आया था? वाइट। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा ए। तो थोड़ा सा इसके अंदर उसने, नाउ दिस इज समथिंग दे आर डूइंग ना, दे आर व्हाट व्हाट दे आर डूइंग, दे आर लिंकिंग टेक्निक्स विद द क्वेश्चन। जैसे अभी मान लो आपने सेल बायो पढ़ी, मोल बायो, क्योंकि अभी आपने अभी थोड़ा सा टेक्निक्स, क्योंकि अभी पढ़ी है, जब वो पढ़े तो फिर वो क्वेश्चन को हमें टेक्निक के साथ लिंक करना पड़ता है। ठीक है ना। जैसे आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ा, सेल बायो पढ़ा, तो उसको हमें टेक्निक के साथ लिंक करना पड़ेगा। अब देखो ना, थ्योरी में तो कुछ भी नहीं है। थ्योरी देख के अब बच्चे यही तो करते हैं, दे जस्ट रीड द थ्योरी। थ्योरी से कुछ नहीं होने वाला। थ्योरी इस फॉर मतलब इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर, कईयों में तो चलो थ्योरी पूरी तरह से याद करनी है ना, इस टॉपिक के अंदर आपको पहले थ्योरी इज जस्ट गिविंग यू द बेसिक आइडिया कि आपको बेसिकली ऑटोसोमल रिसेसिव क्या होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है। ठीक है। करा नहीं पेज, करा नहीं आप लोगों ने पेज पॉलीक्राइलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा है परफॉर्म? अब वही ना, टेक्निक्स थोड़ा सा बायोटेक ओरिएंटेड या इन कोर्सेज में ज्यादा आ जाती है ना, बाकी में थोड़ा सा। पहले वाले बच्चे जो होते थे ना वो टेक्निक्स करते ही नहीं थे, जो अपनी के स्टूडेंट हैं जोलॉजी के हैं, तो उनको होता था कि टेक्निक्स नहीं होती हमसे। बट अभी का जो टाइम है, जैसे क्वेश्चन को वो लिंक कर रहा है तो आपको टेक्निक्स आनी चाहिए। ठीक है। और बिकॉज हमने तो उसको देखो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर रखा है टेक्निक्स को अपने टाइम पे, जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी में थे। तो उससे तो हमें हर एक चीज का वो ना, वो एक्चुअली ध्यान रहता है कि अब ये तो नहीं है कि चलो एक्सपेरिमेंट को करने में तो तभी आपका अच्छे से कर पाते हो जब आप रेगुलरली करते हो। एक्सपेरिमेंट करना इज ए डिफरेंट थिंग, बट उसका जो प्रिंसिपल है
या उसमें आपने क्या सीखा है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन इजिली हो जाते हैं। ठीक है, तो टेक्निक्स जो होते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, क्रोमेटोग्राफीज क्या होती हैं, माइक्रोस्कोपी क्या होती हैं, ठीक है, तो इन सभी टेक्निक्स के बारे में हमने पढ़ना होता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो इनसे लिंक आते हैं, वो हम टेक्निक्स पढ़ेंगे आगे। अब नेक्स्ट यहाँ पर कौन सा ट्रेट है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। ठीक है, अब देखो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होगा, जैसे वही नॉर्मली आपने एक एलील जो है, जैसे मैंने एक्स डी लिख दिया, तो ये डोमिनेंट एलील है। ठीक है, और दूसरे को मैंने क्या लिख दिया, एक्स। ठीक है, जो नॉर्मल एलील है आपकी। अब इसमें क्या होगा, एक्स एक्स कैसी होगी, नॉर्मल फीमेल। ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर एक एक्स डी आ गया, डोमिनेंट एलील आई इसके ऊपर। ठीक है, देखो डोमिनेंट क्या होता है ना, म्यूटेशन के बाद, जैसे एक जीन है, जैसे एलील्स हमने क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। अब ये एक्स तो नॉर्मल एलील है, अब उस एलील में म्यूटेशन हुई। नाउ दैट म्यूटेशन की वजह से या तो वो रिसेसिव बनेगी, कि मतलब कि वाइल्ड टाइप वाली आपकी डोमिनेंट है, या जो नई एलील बनी है वो वाइल्ड टाइप के ऊपर डोमिनेंट है। मतलब ये क्या मतलब है, इस म्यूटेटेड एलील ने इस एलील के इफेक्ट को क्या कर दिया, मतलब इस एलील के इफेक्ट को सप्रेस कर दिया। अगर दोनों डोमिनेंट एलील आ गई तो तब भी डिजीज होगी। अब मतलब फीमेल में इसको भी डिजीज होगी, इसको भी होगी। मेल में तो चलो भैया एक्स वाई है तो नॉर्मल है, अगर उसके अंदर एक एलील आ गई तो उसको क्या हो जाएगी, डिजीज हो जाएगी। ठीक, तो ये डोमिनेंट का केस है। ये किसका केस है, आपका डोमिनेंट का। ठीक है, जैसे हम पॉइंट से ही समझते हैं इसको। देखो पहला पॉइंट यहां पर क्या है, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर अफेक्टेड, ऑफन मोर फीमेल्स देन मेल्स आर अफेक्टेड। अब इसमें फीमेल ज्यादा अफेक्ट होती हैं, क्योंकि फीमेल के अंदर एक डोमिनेंट एलील आ गई। रिसेसिव में तो क्या था कि दोनों रिसेसिव होती तभी डिजीज होती, बट फीमेल के अंदर अगर एक डोमिनेंट एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी। डज नॉट स्किप जनरेशन। ठीक है, अफेक्टेड सन्स मस्ट हैव एन अफेक्टेड मदर, क्योंकि एक्स लिंक ट्रेट है तो मदर से ही आना है एक्स क्रोमोसोम। सन को अफेक्टेड होने के लिए मदर अफेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है, वो दोनों केस हो सकते हैं, चाहे वो, क्योंकि इसमें तो ऐसा भी चलेगा कि वो हेट्रोजाइगस भी चलेगा और ऐसे होमोजाइगस भी चलेगा, कि दोनों दोनों डोमिनेंट हो, एक डोमिनेंट हो तब भी चलेगा। अफेक्टेड डॉटर्स मस्ट हैव ईदर एन अफेक्टेड मदर और एन अफेक्टेड फादर, क्योंकि डॉक्टर के अंदर तो एक्स क्रोमोसोम मदर से भी आना है, एक्स क्रोमोसोम फादर से भी आना है। अफेक्टेड फादर्स विल पास द ट्रेट ऑन टू ऑल देयर डॉटर्स। अगर फादर अफेक्टेड है, मतलब फादर अगर एक्स डी वाई है, तो सारी डॉटर अफेक्टेड अफेक्टेड होंगी होंगी, चाहे मदर नॉर्मल भी है। अगर फादर अफेक्टेड है तो जितनी डॉटर्स होनी है सारी अफेक्टेड होंगी। फिर अगला क्या लिखा, अफेक्टेड मदर्स, अगर वो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस मतलब एक्स एक्स डी है, और हमने कह दिया फादर नॉर्मल है, तो उस केस में क्या होगा, एक्स एक्स, एक्स डी एक्स, एक्स वाई, एक्स डी वाई। अगर मदर हेट्रोजाइगस है तो शी विल पास द ट्रेट ऑन टू हाफ ऑफ देयर सन एंड हाफ ऑफ देयर डॉटर्स। क्योंकि इसमें क्या, 50% डॉटर को होने की डिजीज होने के चांसेस हैं, 50% जो सन है उसको होने के चांसेस हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस में आपको जैसे रिसेसिव ज्यादा देखने को मिलेगा, ऑटोसोमल रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, अब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट जो है वो डिफरेंट वे में बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है, एक भी अगर डोमिनेंट एलील आ गई तो उसको डिजीज हो जाएगी। जनरली रिसेसिव ट्रेट जनरेशन स्किप करते हैं, डोमिनेंट ट्रेट जनरेशन स्किप नहीं करते। और हमने और क्या पॉइंट लिखा था कि जो, जैसे इसमें क्या है, अगर सन को अफेक्टेड होने के लिए मदर का अफेक्टेड होना जरूरी है, क्योंकि मदर से ही सन के अंदर एक्स क्रोमोसोम जाएगा। लेकिन डॉटर को अफेक्टेड होने के लिए मदर और फादर दोनों अफेक्टेड हो सकते हैं। और अगर फादर अफेक्टेड है तो सारी की सारी डॉटर जो होंगी वो अफेक्टेड होंगी। अगर फीमेल हेट्रोजाइगस है या मदर हेट्रोजाइगस है तो हाफ ऑफ देयर सन्स एंड हाफ ऑफ देयर डॉटर्स विल बी अफेक्टेड। ठीक है, ऐसे हम बात करें वाई लिंक की, तो इसमें सिर्फ मेल से अफेक्टेड हुए। इज पास फ्रॉम फादर टू ऑल सन्स, ये जो ट्रेड है ये फादर से ऑल सन्स में जाएगा। ठीक है ना, एंड डज नॉट स्किप जनरेशन। अगर कोई वाइल्डिंग ट्रेट है तो वो फादर से सभी सन्स के अंदर जाएगा, और ये जनरेशन स्किप आपका नहीं करेगा। इट डज नॉट स्किप जनरेशन, वाइल्डिंग ट्रेट।
आए समझ में ये? तो ओनली, एक तो हमने क्या लिखा कि ओनली मेल्स आर अफेक्टेड, इज पास फ्रॉम फादर टू ऑल सन्स एंड डज नॉट स्किप जनरेशंस। चलो इसमें एक आधा क्वेश्चन और करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन करो, बताओ इसका क्या आंसर होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैडिग्री इंडिविजुअल विद द शेडिड सर्कल और शेडिड स्क्वायर शो प्रेजेंस ऑफ ए रिसेसिव ऑटोसोमल ट्रेट। अब देखो ये तो उसने दे दिया ऑटोसोमल रिसेसिव है। अब आपको ये भी पता है कि ऑब्वियसली ये कैपिटल ए स्मॉल है, ये कैपिटल ए स्मॉल ही होगा, ठीक है। और ये भी आपको बता रखा है ये तो स्मॉल ही है। अब देखो डिजीज तो तभी आगे आएगी जब ये कैपिटल ए स्मॉल ए होगा, ठीक है। क्योंकि ये कैपिटल ए भी हो सकता है, कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है। तो जैसे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में करा था कि अगर आप कैपिटल ए स्मॉल ए का कैपिटल ए स्मॉल ए से करा रहे हो तो इसके कैपिटल ए स्मॉल ए होने के चांसेस कितने आए? 2/3। और अगर मैं कैपिटल ए स्मॉल ए का स्मॉल ए से करा रहा हूं तो स्मॉल ए आने के चांसेस कितने आए? 1/2। तो 2/3 इंटू 1/2, तो क्या आंसर आया? 1/3। 1/2 कैसे आ रहा था? सीधा ही। देखो ना आपको, अगर तो आप श्योर हो, जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था पीछे, कौन से वाला किया था जिसमें कैपिटल स्मॉल ही थे ना, जैसे इसमें हम श्योर थे, अगर तो आप श्योर हो तब तो आपको प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी है ना। अब यही तो बात हो रही है ना। अब कई बार क्या होता है कि हम करते हैं क्वेश्चन, अब कई बार बच्चे सोचते हैं सर ने वहां पे इसकी प्रोबेबिलिटी ली थी, ऐसा नहीं है ना। इट इज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन में मैंने ली, दूसरे में नहीं ली। अब जैसे इसकी मैंने कोई प्रोबेबिलिटी ली है तो मुझे पता ही है कि ये स्मॉल ही है। अगर तो मुझे पता है तब आपको प्रोबेबिलिटी नहीं लेनी है, ठीक है ना, अगर हम 100% श्योर हैं। बट यहां पर भाई, हाँ लेकिन मैं ये श्योर हूं कि ये स्मॉल ए नहीं है, क्योंकि यार ये स्मॉल ए होता तो उसको डार्क देता। तो इसलिए हमने कैपिटल स्मॉल ए से करा रहे हैं तो एक कैपिटल ए आएगा, दो कैपिटल स्मॉल ए आएंगे, एक स्मॉल ए आएगा। और स्मॉल ए है नहीं, तो कैपिटल स्मॉल ए होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 2/3, कि नहीं? ठीक है। देखो भैया थ्योरेटिकली बहुत ही यहां पर बेसिक सी कुछ बातें हैं, ठीक है, पहले वो भी आपको बताओ और फिर कुछ क्वेश्चन, ठीक है। चलो इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर वो आप ट्राई करना, ठीक है। फिर उसको हम, क्योंकि आप खुद ट्राई करोगे तब ज्यादा बेटर पता लगेगा कि थ्योरी थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन यही है। ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। हाँ कुछ और भी टाइप की पैडिग्री होती हैं, जैसे मैंने आपको एक स्टार्टिंग बताया था जीनोम इम्प्रिंटिंग। बट वो आप उस टाइप की पैडिग्री को तभी समझ पाओगे जब पहले आपको जीनोम इम्प्रिंटिंग पता होगी। तो वो तो चलो जब हम जीनोम इम्प्रिंटिंग पढ़ेंगे तब हम उस टाइप की पैडिग्री को सॉल्व लेंगे, ठीक है। तो समटाइम्स दे में आस्क इजी क्वेश्चन, समटाइम्स दे में आस्क टिपिकल, ठीक है। अब ये तो आपकी किस्मत है कि वहां पर कैसा क्वेश्चन आएगा। बट चलो अभी हमने सिर्फ चीजों को सीखना है, ठीक है, अभी हमने चीजों को बस सीखना है। और देखो आपको जेनेटिक्स में एक बात समझ आ रही हो कि यहाँ पे आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपको चीजें बस, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हो तो अगर आपको समझ आ गए तो आप देखो उसको कितनी जल्दी रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ज्यादा फैक्ट नहीं है, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग की तरफ उसका ज्यादा ध्यान देना है, ठीक है। चलिए जी, फिर इसको हम क्वेश्चन ये भी मैं आप शेयर करूंगा इसमें से, फिर इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।